यदि तुम अंदर चले जाते हो तो प्रचंड तीव्रता से बस आंसू बहने लगते हैं, वो जानते नहीं क्यों। आपको हर रोज अपने गालों को प्यार, खुशी और परमानंद के आंसुओं से धोना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अभी जी नहीं रहे हो। सदगुरु, ये कितना सुंदर विचार था। अगर कोई अंतिम विचार है जो आप अपने दर्शकों के साथ छोड़ते हैं, ये वही है जो मैं बदलना चाहता हूँ। अंग्रेजी भाषा में ABC सीखने के लिए सिर्फ 26 अल्फाबेट। यदि आप तमिल भाषा में आते हो तो 2 से 12 अक्षर होंगे। कम से कम ये बहुत जटिल है। केवल 26 अक्षर। मुझे बताओ कि तुमने कितने साल अक्षर सीखने और उसका उपयोग करने में बिताए। आपकी बुनियादी शिक्षा हाई स्कूल तक यही सब आप कर रहे हो, भाषा का उपयोग करना ताकि आप दूसरे को समझ सके। यही सब है। कम से कम 12 साल आप बिताते हैं। एक सूर्य चक्र योग की भाषा में कहते हैं। लेकिन अपने जिंदगी को बदलने के लिए आपको 2 मिनट का मंत्र चाहिए। आमतौर पर हमारे बेसिक्स प्रोग्राम में हम 30 से 32 घंटे तैयारी में लगाते हैं, क्योंकि सभी ने हर तरह की पहचान पर निवेश किया है। लोग मुझे पूछते रहते हैं, सदगुरु क्या रहस्य है, आप ऐसे कैसे बन जाए है। मैंने उनसे कहा कि मैंने बस इतना ही किया है, कभी किसी चीज़ से अपनी पहचान नहीं बनाई। जिस क्षण आपको बुद्धि की पहचान किसी चीज़ से हो जाती है, बुद्धि का स्वभाव है कि ऐसा है। मान लीजिए आप पहचान लेते हैं कि आप एक महिला है। अब तुम्हारी बुद्धि हर समय महिला का रक्षा करके चक्कर लगाती रहती है। अब मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेज हूँ, अब एक केवल उसी के चक्कर लगाएगा। जब मैं कहता हूँ कि मैं विशेष धर्म में हूँ, अब ये उसी के इर्द गिर्द हो जाएगा। आपकी पहचान जो भी हो, आपका बुद्धि उसी को सेवा करेगा। जिस क्षण आपको अपने किसी चीज़ के साथ पहचानते हो, अपनी बुद्धि को केवल आत्मरक्षा और सुरक्षा और अस्तित्व के अधीन कर लिया है। बुद्धि आपके लिए जीवन का प्रकट करने के लिए एक मर्मज्ञ शक्ति है, वो शक्ति थी। इसके बजाय आप इसका उपयोग जीवन से लड़ने के लिए कर रहे हैं, अन्य जीवन के साथ लड़ने, क्योंकि ये एक रक्षा तंत्र है। मुझे इसका बचाव करना है ना? बिना किसी एहसास के कि मैं कौन हूँ, आप वास्तव में नहीं जानते हैं कि आप कौन है। हेलो, कल्पित ज्ञान है ना? केवल इसलिए कि आप अपनी स्मृति में डुबुल्की लगाते हैं। मान लीजिए यमराज आपके पास आता है, अचानक आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हो। अब भी तुम नहीं जानते, इस संचित स्मृति के आधार पर धारणा है। यदि आप आज रात सोने से पहले बस ये बात सीखते हो तो वो सब कुछ जो आप नहीं हो उसे एक तरफ रख दे और रात बिस्तर पर जाए। अभी ये वस्त्र क्या ये मैं हूँ? नहीं। तो आप समझते हैं कि ये मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से आपको इसे एक तरफ रखना है। क्या ये शरीर में हूँ? ये संचित है, ये मैं नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ 75 साल तक रहते हो तो आप लगभग 1200 से 1400 टन खाना खाते हो। क्या आप अभी इतने खाना के साथ हो? आप में से जो अर्ध उम्र के हैं, क्या आप कम से कम 600 टन भोजन ले चले रहे हो? तुमने जो सोचा था कि मेरे शरीर वो हर समय आ रहा है और जा रहा है ना? ये वही शरीर भी नहीं है। ये हर समय आ रहा है और जा रहा है। तो ये शरीर में नहीं हूँ। जो कुछ भी आपने मन में इकट्ठा किया है, तुमने बाहर से इकट्ठा किया है, इसे एक तरफ रख दो और सोने जाओ और देखोगी क्या आप उस अंतिम क्षण तक, जब तक आप सो नहीं जाते हो तब तक थोड़े होश में रह सकते हो। यदि आप थोड़ा प्रयास करते हैं तो बस थोड़ा सा प्रयास, तब तक हमेशा
होश में रहे जब तक कि आप सो न जाए। आप देखेंगे कि आप एक नवजात शिशु की तरह उठ जाओगे हमेशा। और ये महत्वपूर्ण है। मैं एक नवजात शिशु क्यों कह रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो जीवन पी रहा है। तुम ऐसे जागते हो क्योंकि आप बस अपने स्मृति के कैप्सूल में रहे हो। आपको लगता है कि आपने इसे पहले ही पा चुके हैं। यदि आपको ये मिल गया है तो ये मर जाना चाहिए। इसलिए लोग किस्ते में मौत का अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में पूरी तरह से जीवित है तो ये शानदार है। यदि आप मृत है ये अच्छा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें प्रताड़ित करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें आधी जीवित बना दूंगा। ये यातना है ना? ज़्यादातर लोग आधी जिंदा है तो वो सोचते रहते हैं कि जिंदगी इतनी तड़पाती क्यों है। लगभग 1 साल पहले जब मैं लंदन में था तब मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा, लंदन शहर में कितने लोग शराब के बिना भी शाम को शांति से बैठ सकते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 1% से भी कम। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको एक रसायन की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण होने के लिए आपको एक रसायन चाहिए। आनंदित होने के लिए आपको एक रसायन चाहिए। मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ के लिए आपको बाहर से केमिकल की ज़रूरत होती है। ये मेरे लिए नैतिक मुद्दा नहीं है। चिंता बस इस बात से है, यदि 90% लोग स्वस्थ, शांतिपूर्ण, आनंदित रहने के लिए रसायन प्रयोग कर रहे हैं तो अगली पीढ़ी जो हमसे पैदा करेंगे वो हमसे कम प्रतिभावान, क्षमतावान होंगे। वो मानवता के खिलाफ अपराध है। अगली पीढ़ी हमसे कम 1 कदम आगे हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी पीढ़ी पैदा करते हो जो आपसे पीछे है तो एक बड़ी अपराध है। आप इसे हर जगह देखने लगे हैं। यदि आप एक ऐसी पीढ़ी पैदा करते हो जो आपसे कम है तो आपने मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध किया है। ये एक बड़े पैमाने पर होगा यदि हम निर्धारित और अन्यथा दोनों तरह को केमिकल को नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न, हम अधिकार और जिम्मेवारी के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं? यदि आप इतने अस्वस्थ हैं कि आपको दिन में सोना पड़ता है तो बेहतर होगा कि आप अस्पताल में हो, ना कि कॉलेज में। अधिकार है, लेकिन क्या आपका अधिकार नहीं है कि आप एक पूर्ण विकसित मानव बने? क्या ये आपका अधिकार है? और क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक पूर्ण विकसित इंसान बने? कि आप एक कब्ज वाले इंसान नहीं है। इसलिए आपके अधिकार और उत्तरदायित्व है, वो कभी अलग नहीं होते। ये आपका अधिकार है, लेकिन यदि आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हो तो ये सभी के लिए लाभकारी होना चाहिए। यदि आपका अधिकार आपके सहित सभी को लिए हानिकारक है तो एक युवक दिन में सोना चाहते हैं। मुझे रात में भी नींद नहीं आती ज़्यादातर समय। आप दिन में कैसे सोना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप जीवन को अवॉइड कर रहे हो। देखो, जीवन है और मृत्यु है, ठीक है? जब आप युवा है तो शायद आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि इससे पहले कि तुम जान सको कि क्या हुआ, तुम एक दिन मर जाओगे, है ना? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग मरते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप और मैं मरेंगे। मेरे अनुभव में ऐसा लगता है कि मेरा जन्म परसों हुआ था, लेकिन अपने अनुभव में देखिए, मुझे आज भी लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरा जन्म हुआ था, लेकिन समय बीतता जा रहा है।
तो जिसे हम जीवन कहते हैं वो एक निश्चित ऊर्जा का गतिशील प्रकृति है। जब ये स्थिर हो जाता है तो हम इसे मृत्यु कहते हैं। नींद मृत्यु है, मृत्यु के समान है। आप क्यों सोना जा रहे हो? बस जीवन के नए जोश के साथ वापस उछालने के लिए। क्योंकि अगर तुम आज रात सोते नहीं जाओगे तो कल सुबह तुम्हें कमजोरी और आलस्य और तुम्हें नींद आने लगेगी। लेकिन इससे निपटने का भी एक तरीका है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, यदि आप अपने शरीर और दिमाग का ठीक से प्रबंधित करते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा आलसी हो रहा हूँ, अन्यथा लगभग 25 वर्षों तक मैं औसत लगभग 2.5 घंटे की नींद ले पाता था। लेकिन अगर मैं 3 रातों और 3 दिनों तक नहीं सोया तो कोई ये नहीं समझ सकता कि मेरे साथ कुछ गलत है। मैं वैसा ही रहूँगा जैसा मैं हूँ, वैसा ही अपना सारा क्रियाकलाप कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जिसे आप जीवन कहते हैं वो इस ऊर्जा का गतिशीलता है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो स्थिर है ना? ठीक है, इसकी कुछ मात्रा की जरूरत है क्योंकि विश्राम क्रिया का आधार है। लेकिन हम केवल सक्रिय होने के लिए आराम कर रहे हैं, हम आराम करने के लिए आराम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको नींद की कोटा नहीं जानता। अगर आप दिन में 8 घंटे सो रहे हो तो आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सो रहे हो। यानी अगर आप 100 साल जीते हो, असल में आप सिर्फ 66 साल ही जीते हो, बाकी आप सोते हो। यदि आप यहाँ सोने के लिए आए हो तो आप सोने भी जा सकते हो, हम आपको सुला सकते हैं। आप यहाँ जीने के लिए आए हो, है ना? नींद एक छोटी सी ज़रूरत है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ जीने के लिए आए हो या सोने के लिए? आप यहाँ जीने के लिए आए हो। मैं कॉलेज या विश्वविद्यालय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस जीवन में क्या आप यहाँ हर संभव तरीका से जीवन जीने और अनुभव करने आए हो या तुम सोने आए हो? यदि यहाँ जीने के लिए आए हो, स्वाभाविक रूप से नींद कम हो जाएगी। क्या आपने ध्यान दिया है किसी विशेष दिन पर जब आप बहुत खुश होते हो, आप वास्तव में किसी कारण से बहुत खुश होते हो, उस दिन अगर आप ज़्यादा नहीं खाते हो, अगर आप ज़्यादा नहीं सोते हो तो कोई बात नहीं है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? अगर आप थोड़ी उदास हो, आप सोने चाहते हो, इसलिए नींद की प्रकृति नहीं है क्योंकि आपने अपने अस्तित्व का बोझिल बना लिया है। नींद उस बोझ से राहत है। जब जीवन बोझिला है तुम सोना चाहते हो। यदि जीवन रोमांचक है और आप हर्षित और आनंदित है तो आप सोना नहीं चाहते। आप निश्चित रूप से उस दिन सोने नहीं चाहते जब आप बहुत खुशी हो, है ना? किसी दिन तुम दुखी हो, तुम सोना चाहते हो, तो पहले इसे ठीक करो। नींद ठीक करने की कोशिश मत करो। आप उल्लासपूर्ण, हर्षित, जीवंत हो जाते हो। शरीर को सोने की कितना ज़रूरत है वो सो जाएगा। आपको जितना जीने का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार नहीं है। प्रश्न: आप कितना महत्वपूर्ण महसूस करते हैं? बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरत है। इंग्लिश वाले हमें सिखाते चले, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। देखें कि काम करने के 2 तरीका है। आप सब कुछ कठिन तरीके से कर सकते हो या आप सब कुछ खुशी से कर सकते हो। ये दिखाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक और चिकित्सक प्रमाण है कि जब हम अनुभव की सुखद स्थिति में होते हैं तो आपका शरीर, आपका मन, आपका ऊर्जा सब कुछ अपने सर्वोत्तम स्तर पर काम करता है। पश्चिमी शिक्षित और प्रशिक्षित लोग
इच्छा शक्ति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन खेलने का एक बेहतर तरीका है। यदि आप मुझे अनुमति दें, कुछ लोग जो एक निश्चित स्तर पर अच्छा कर रहा है, यदि आप उन्हें 1 या 2 सप्ताह के लिए मुझे देते हो, तो मैं उनसे पूरी तरह से विल ले लूँगा। आपको मर्जी नहीं, क्योंकि जब आपके पास इच्छा शक्ति होगा तो आपके भीतर कुछ संचित स्मृतियों के कारण आपका वसीयत मिलेगी। लेकिन एक जीवन है, एक जीवित ब्रह्मांड है। अगर आप इससे जुड़ते हो तो आप हर काम सहजता से कर सकते हो, और आप जितने अधिक सहज होते जाते हो, शरीर और मन अपने सर्वोत्तम रूप से कार्य करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक दिन जब आपके शरीर और मन ने साथ दिया, उस दिन आप अपराजय हो, है ना। उस सहयोग इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा ना होने से मिलता है। कुछ साल पहले मैं चेन्नई एयरपोर्ट से गुजर रहा था, और वो लड़के जिनसे ज़्यादातर झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से है, हॉकी टीम में लगभग 6 लड़के उस क्षेत्र से थे। सभी टाटा एकेडमी हॉकी एकेडमी से थे। वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए जा रहे थे। उनमें से कोई पहली बार हवाई जहाज में जा रहा था, तो वो कुछ खेल मनोवैज्ञानिक लाए थे। वो उनसे हिंदी में बात कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि 1 अरब लोगों की सम्मान आपके कंधों में है, आपके इससे जीत के आना है। वो लड़के देख रहे थे, 1 अरब लोग और माँ बाप का इज्जत। ये लड़के सिर्फ सिकुड़ रहे थे। ये सभी 18-19 साल के लड़के थे, सिवाय 3 सीनियर खिलाड़ियों जो वहाँ थे। अन्य सभी पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट में जा रहा था। तभी किसी ने मुझे देखा और कहा कि सद्गुरु, क्या आप आएंगे और इन लड़के से कुछ शब्द कहेंगे? वो वास्तव में अभी तक कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं गए हैं। सभी पुराना वरिष्ठ खिलाड़ियों को हटा दिया गया और 3 खिलाड़ियों को छोड़कर एक पूर्ण ताज़ा बैच। सभी टीम में नए थे। मैं गया और उन्हें 1 अरब लोग की उम्मीद और माँ बाप की इज्जत कहते हुए देखा, और ये सब उन्हें मारने जा रहा था। मैंने कहा, मुझे 1 छड़ी और 1 गेंद दो। जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, तब मैंने फील्ड हॉकी खेली थी, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनसे सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इधर उधर ड्रिबल किया और वो कहे, वाह, आप हमारी तरह ड्रिबल कर सकते हैं। मैंने कहा, तुम हॉकी खेलना चाहोगे? उन्होंने हाँ कहा। मैंने कहा, तुम लोग हॉकी नहीं खेल सकते? उन्होंने कहा, नहीं, हम हॉकी खेल सकते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम हॉकी नहीं खेल सकते। मैंने कहा, तो मुझे ये दिखाओ। उनमें से 2-3 आए और मुझे अपनी चाल दिखाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम हॉकी खेलने पसंद करोगे तो बस जाओ, बस इतना ही चाहिए। वासना, ना इरादा ना इच्छा। आपका वासना की आवश्यकता है। मैं वासना का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मानसिक चीज़ नहीं है, ये एक भौतिक चीज़ है जिसे आपके भीतर होने की ज़रूरत है। आप गेंद को विपरीत गोल में चाहते हो, आपको उस वासना की आवश्यकता है। आप भारत के लिए जीतने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ बॉल को गोल में डालते रहो और बॉल को वहीं रहना चाहिए। आपके काम बॉल को विपरीत गोल में डालना है, ठीक है? वो अपना काम खुद करेंगे, वो अलग बात है। जहाँ तक आपका संबंध है, आपकी एक वासना है कि आप गोल में गेंद चाहते हो। आप गिनती नहीं करते लक्ष्य कितना है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आपके काम गेंद को
गोल में डालना है। गेंद को गोल में रखो और आओ बस। वो 20वें स्थान से 6वें स्थान पर पहुंच गए और टूर्नामेंट जीते बिना ही वापस आ गए। मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उसे करने के लिए आप इतना तनाव क्यों पैदा कर रहे हो। खेल एक ऐसा पूर्वाभ्यास है कि आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे आप वास्तव में करना पसंद करते हो, और दुनिया आपके प्रशंसा कर रही है अगर आप एक निश्चित स्तर पर है। शिकायत करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर खिलाड़ी मेंस में जाने से पहले कांपने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना इरादा तय कर लिया है। सोना चांदी जो भी तनाव की स्तर है, ऐसी स्थिति में तनाव के साथ आपके शरीर और दिमाग अपने चरम पर काम नहीं करेगा। आपके चरम पर कार्य नहीं करने का मतलब है कि ये एक चली गई बात है। आप कितना भी खेल खेले, कोई हमेशा बेहतर हो सकता है, लेकिन हमेशा हमारा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और ये तब नहीं होगा जब आप अपने इरादे के बारे में चिंतित हैं। आप इसे कोचिंग में आजमाए, आप चाहे तो हम मदद करेंगे। आप कुछ लोगों को इरादे से प्रशिक्षित करते हैं, आप कुछ अन्य लोगों को बिना इरादे के प्रशिक्षित करते हैं। कोई इरादा नहीं। मैं ओलंपिक में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस अच्छा खेलना चाहता हूँ, बस अच्छी तरह से हिट करना चाहता हूँ, बस इतना ही। आप देखेंगे कि वो और बेहतर खेलेंगे। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, बस इसे अच्छी तरह से हिट कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार यही है। इसलिए खेल से आराम मिलना चाहिए, आराम और तीव्र होना। यदि आप इस गुण लाते हो तो आप देखेंगे कि खेल पूरी तरह से अलग स्तर पर ले जाएगी। क्या आराम और गहनता की गुणवत्ता विकसित करने संभव है? ओ हाँ, एक पूरी सिस्टम है। कैसे केमिस्ट्री बदलकर यहाँ पहुँचा जाए। इसलिए मानव शरीर और मन सबसे जटिल रासायनिक कारखाना है इस ग्रह पर, और सभी मानवीय अनुभवों का एक रासायनिक आधार होता है, जिसे आप तनाव, चिंता, दुख कहते हैं। इन सभी में एक खास केमिस्ट्री होती है, जिसे आप शांति और आनंद कहते हैं। ये सभी में केमिस्ट्री है। इतने शानदार केमिकल फैक्ट्री, केवल समस्या ये है कि आप एक घटिया मैनेजर है। यदि आप इसे अच्छी तरह से मैनेज करते हो, यदि आप हर पल इसे आनंदमय को बनाए रखते हो, जो कुछ भी आप करते हो आप वो सर्वश्रेष्ठ करोगे जो आप कर सकते हो। आप किसी और की तरह से नहीं कर सकते, ये दूसरी बात है, लेकिन आप सबसे अच्छा करेंगे जो आप कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बेहतर खेलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं जितना अच्छा खेल सकता हूँ उतना खेल सकता हूँ और खुद को थोड़ा स्ट्रेच कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? तुम कैसे खेल रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता। सबसे अच्छा जो मैं कर सकता हूँ वो होना चाहिए। तकनीक, प्रशिक्षण वो होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका शरीर और आपका दिमाग सहयोग करे। अभी आप खुद एक इश्यू हो, आप बाहर के इश्यू को कैसे हैंडल करते हो? प्रतिद्वंदी बाहर का मामला है। आप उस आदमी से कैसे निपटते हो जब आप खुद इश्यू है? आपके जीवन में आपका एक चीज़ करना होगा कि आप कभी भी इश्यू नहीं हो, है ना? अगर मैं कभी भी इश्यू नहीं हूँ तो मैं स्वेच्छा से 1000 अलग अलग मुद्दों को सामना करने की हिम्मत करूँगा। अगर मैं इश्यू हूँ तो मैं दुनिया के सभी मुद्दों से दूर जाऊँगा, है ना? हर जगह ये
मायने रखता है, लेकिन खेल के मैदान में ये तुरंत दिखता है। दिमाग में थोड़ा सा कमी, गेंद हर जगह जाएगी। तो जिस क्षण तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन सहयोग नहीं करता, चाहे तुम कितने भी महान खिलाड़ी क्यों ना हो, तुम समाप्त हो गए, है ना। कुछ खेलों ये तुरंत वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ी आनंद लेना सीखे और इस प्रक्रिया में खुद को शामिल करे, ना कि परिणाम के साथ खुद को शामिल करे। परिणाम के लिए अधिकारी है, वो आपका काम भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जीतना और हारना आपका काम नहीं है, खेलना आपका काम है। दुर्भाग्य से हम स्कोर कीपर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अधिकारी और अन्य लोगों के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गड़बड़ कर रहे देते हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है सिर्फ इसके लिए युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित देने, खेल के साथ जुड़ना। हमें समझना चाहिए जीवन में किसी भी पहलू में जब कोई जुड़ाव नहीं है तो जीवन नहीं है। जब कोई इरादा है तो आपकी भागीदारी से समझौता किया जाता है, क्योंकि आप पोडियम पर खड़े हो जब आपको शटल हिट करने की जरूरत है। गलत जगह है ना। प्रश्न, मैं अपना पेशा तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए या मुझे व्यवसाय जारी रखना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, आपके ये देखने की आवश्यकता है कि इस जीवन में निवेश करने के लिए वास्तव में क्या सार्थक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। मुझे लगता है आपको इस बीमारी से ठीक करने के लिए एक चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि सामाजिक रूप से हमें इस देश में कुछ करने की ज़रूरत है। इस देश में हमारे पास ये समस्या है, एक पैसा आसमान पर है, दूसरा पैसा यहाँ है। एक इलेक्ट्रीशियन, एक प्लम्बर और कारपेंटर को एक डॉक्टर या इंजीनियर जो भी है उसी स्तर पर होना चाहिए, केवल इसलिए कि हमने उन्हें इतना नीचे रखा। हमारे पास उन क्षेत्रों में इतने काम कौशल नहीं है। आज भारत में हमारे पास कारपेंटर है, अगर वो दरवाज़ा ठीक करते हैं, अगर आप उसे बंद करते हो तो आप उसे खोल नहीं सकते, यदि आप उसे खोलते हो तो आप इसे बंद नहीं कर सकते। ये ऐसे समय था जब मैं बिना किसी गंतव्य के भारत को पार कर रहा था। कभी कभी मैं 3 दिन और 3 रात बिना सोए सवारी करता हूँ। मैं बिना सोए 3 दिन और 3 रात सवारी करता था। तो ये एक रात, पूरी रात में सवारी की है। सुबह सुबह मैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा में कहीं हूँ। मैं एक कप चिया और कुछ खाने के लिए रुकता हूँ। आमतौर पर मैं अपनी मोटरसाइकिल खुद संभालता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सड़क पर रहता हूँ। मैं किसी और के साथ उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने अभी पूरी रात सवारी की और रुक गया यहाँ ढाबे पर। उसके बगल में एक गैरेज देखा, मुबारक मैकेनिकल वर्क। तो एक हाथ से लिखा बोर्ड वहाँ था। स्ट्रैपलिंग यंत्र युद्ध था, एक स्ट्रैपलिंग युद्ध था। मैंने कहा, अरे तुम मेरे जंजीर क्यों नहीं कसते? मोटरसाइकिल की चेन सवारी करते करते ढीला हो जाते हैं। मैंने कहा, आपको बस इतना करना है कि एक लिंक को हटा दे और इसे थोड़ा कस ले। मैंने कहा, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करते? तो वह आदमी बाहर आया, उसके हाथ में चीसल और हैमर था। मैंने उसे देखा और कहा, ठीक है, और मैंने अपनी चाय रख दी और आया। मैं देखने के लिए उनकी गैरेज में गया।
उनके गैरेज में उनके पास चीजल और हैमर था। वो सब कुछ अपने चीजल और हैमर से करता था, लेकिन उसके काम करने के बाद कोई और उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद जीवन में बहुत सारे लोग हैं, वो अपना जीवन ऐसा ही चला रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक साधन मिला। अभी दुर्भाग्य से साधन को बुद्धि कहा जाता है। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, क्या आप एक तेज बुद्धि या सुस्त बुद्धि चाहते हो? मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। तेज मूलतः बुद्धि काटने का यंत्र है, चाकू की तरह। ये इसके माध्यम से चीज़ों का काटता है और आपको कुछ चीज़ें दिखाता है। लेकिन डाइसेक्शन पूरे जीवन को जानने का तरीका नहीं है। मैं वास्तव में आपको जानना चाहता हूँ। क्या मैं आपको डाइसेक्ट करूँ? अगर हम आपको डाइसेक्ट करें तो क्या हमें आपको जान पाएंगे? हम आपका दिल, गुर्दा, लीवर देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप वहाँ नहीं होंगे, है ना? शायद तुझे समेटने से, शायद तुझे गले लगाने से शायद कुछ जान जाऊं, लेकिन डाइसेक्शन से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा। तो अभी आप एक ही उपकरण का उपयोग कर रहे हो। आप एक ही उपकरण मैकेनिक है, सब कुछ के लिए बुद्धि। एक इंसान के पास बुद्धि की कई परतें होती है, प्रज्ञा के अनेक आयाम होते हैं, लेकिन हमने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई है जहां बुद्धि ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे बुद्धिमत्ता माना जाता है। ये एक काटने का यंत्र है। अगर आप सब कुछ यही बुद्धि से करते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मान लीजिए कि काटने के उपकरण से आप सिलाई करने की कोशिश करते हो, तो आप इसे टैटर्स बनाओगे, है ना? जीवन में बस इतना ही हो रहा है। हर एक चीज़ एक समस्या क्यों है? और ये सब इसलिए है क्योंकि आप काटने के यंत्र का उपयोग कर रहे हो। बुद्धि के अन्य आयाम है। विशेष रूप से यदि आप मैनेज करना चाहते हो, तो मान लीजिए आपको जीवन में 1000 या 10,000 लोग को, जो कि मैनेजमेंट का अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि के अन्य आयाम चालू है। बुद्धि से कोई आपके सामने आ जाए तो आप इस आदमी को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। आप सभी गलत निष्कर्ष निकालेंगे। आपके पास बुद्धि और अंतर्दृष्टि का एक अलग आयाम होना चाहिए कि यदि आप उस व्यक्ति को देखते हो तो आप जानते हो कि उसके साथ क्या करना है और उसके साथ क्या नहीं करना है। अगर इतना अकल आपके अंदर नहीं आता है, बुद्धि से अगर आप जाए तो आप बहुत सारी मैनेजमेंट की बात कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे। यदि आप ज़्यादा मैनेज करते हो तो आपको अल्सर हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसे करने के लिए आप सक्षम नहीं हो, तो ये आपके लिए नर्क देगा, है ना? अगर कोई आपको 5 बॉल देता है और आपको जगल करने कहता है तो ये आपको पागल कर देगा। मान लीजिए कि इस बार आपके लिए ये परीक्षा है। अगर आप MBA पास करना चाहते हो तो आपको 5 बॉल को जगलिंग करना होगा। आप पास होना जा रहे हो, है? हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा। आप किस चीज़ के काबिल नहीं है, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए कुछ करने की कोशिश ना करो। अपनी गतिविधियों को ऊंचा करने की कोशिश मत करो। जीवन को ऊपर उठाने का तरीका देखो। यदि आप अपने जीवन को बढ़ाए बिना अपने गतिविधि को बढ़ाते हो तो आप गतिविधि से अत्यधिक सफ़र करोगे, है ना? आप गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश ना करें, आप इस जीवन को बढ़ाएं। दुनिया कोई भी इस जीवन को बढ़ाने के लिए समय नहीं लगाना चाहता। आपको इस जीवन को बढ़ाना चाहिए। चिंता न करो कि मेरे काम कहाँ है, मेरे चीज़ें कहाँ है। दुनिया आपके पास आएगी, उन्हें आपके पास आना होगा।
अगर आप ऊंचाई के खास स्तर पर है तो आपको लगता है कि दुनिया आपके पास नहीं आएगी। वो आएगी, वो आपके पास आएंगे, वो आपको मिस नहीं कर सकते। लेकिन इसके बजाय अपने आप को बड़ा करने की बजाय आप गतिविधि को बड़ा कर रहे हो और गतिविधि करने से पागल हो रहे हो। शिक्षा के साथ भी मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश मत करो और ये सब बकवास है। इस जीवन के भीतर बुद्धि के गहरे आयाम में डुबकी लगाने का तरीका है। देखो, जब मैं बुद्धि का गहरे आयाम के अंदर चला जाता है, 3-4 घंटे में ये आप बन जाते हो, है ना? तो यहाँ पर ऐसी बुद्धि है जो रागी दोषा को इंसान बना सकती है। क्या ये छोटी सी बात है? क्या ये छोटी सी घटना है? आपने इसे ग्रांटेड लिया है। अगर मैं रागी दोषा हाथ में लेकर उसे इंसान बनाऊं तो आप मुझे कौन समझेंगे? गॉड, निर्माता खुद, है ना? लेकिन रोज तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन बेहोशी में। ये मानवीय दुर्दशा है। आप जिस चीज से बेखबर है वो आपके लिए मौजूद नहीं है। अभी हल के पीछे देखो, एक विशाल डायनासोर है। पीछे मुड़कर मत देखना। एक विशाल डायनासोर है, इतना बड़ा जानवर है, लेकिन आप उसके प्रति सचेत नहीं है। ये आपके लिए मौजूद नहीं है, है ना? इसी तरह यहाँ सृष्टि का स्रोत ही काम कर रहा है। एक ऐसी बुद्धि जो एक रागी दोषा को एक इंसान बना सकता है, लेकिन इसके प्रति सचेत नहीं है, ये आपके लिए मौजूद नहीं है ना? हेलो। जब बुद्धि का एक ऐसा आयाम है जो रोटी को आपको सभी प्रकार के काम करने के लिए कहेगी, जब में वो देखेंगे कि आप एलिवेटेड है। इसलिए जब आप युवा हो तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस इंसान को एक जगह कैसे बनाया जाए। न सिर्फ उस जगह तक पहुंचने के लिए, वो जगह सिर्फ एक सामाजिक जगह है, ये अस्तित्वगत जगह नहीं है। आप एक कंपनी के CEO है, ये केवल एक सामाजिक चीज है, ये अस्तित्वगत नहीं है। लेकिन जब आप जीवन के रूप में एलिवेटेड होते हो तो ये अस्तित्वगत होता है, ये आपके साथ रहता है। जिस समय में ये मौजूद है, उस समय में जो कुछ भी आवश्यक है, हम उसे करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे भीतर आवश्यकता है।